नमस्कार दोस्तों, शिल्पा सर जी ने डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी ऑफ इंडिया से आज के इस वेबिनार सेशन में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। शार्प 7 बजे हम लोग ये सेशन शुरू करेंगे। मीनवाइल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सेफ साउंड अपने घर पे सुरक्षित हो और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स का पालन भी कर रहे हो। दोस्तों, ये प्रयास है मेरी और मेरी टीम का आप सब लोगों के तक, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा एक नॉलेज देने का, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देने का, जो आने वाले दिनों के लिए आपको डेफिनेटली काम आएगा। मेरे सहयोगी है मिस रुचि गुप्ता, हमारे जो आदरणीय वक्ता है आज के। तो मैं रुचि से निवेदन करूंगी कि उनके विषय में इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो रुचि आपको बताएं। तो ओवर टू रुचि। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, मैं रुचि गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों ने जो टाइम दिया है वो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन टाइम होने वाला है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ आज के हमारे स्पीकर श्री RM प्रभु देसाई जी से। उनकी बिजी शेड्यूल में आज उन्होंने हमें 1 घंटे का टाइम वक्त देने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम दूसरों के उनके जीवन में जो चाहिए वो देने के लिए सपोर्ट करते हैं तो भगवान हमें अपने जीवन में जो चाहिए वो देता है। वे एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर है जिनको 25 सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल फील्ड का और 17 सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 5000 से भी अधिक फैमिलीज का फाइनेंशियल प्लानिंग किया है और वो 12,000 से भी अधिक क्लाइंट को वे प्रोफेशनली सर्विस दे रहे हैं। श्री प्रभु देसाई जी सन 2003 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने LIC ऑफ इंडिया का सन 2018 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रतिनिधित्व किया था। आज वे इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे विराजमान हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के इस विषय पे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी स्पीचेस भी दी है। उनकी एक विशेषता ये है कि वे जो भी एडवाइस कर देते हैं उस एडवाइस को पहले वो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका मानना है कि हम सब लाइफ टाइम विद्यार्थी हैं, इसलिए अभी उनकी इंश्योरेंस और फाइनेंस की पढ़ाई भी जारी है। वो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। आप उनके बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकते। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बाहुबली श्री RM प्रभु देसाई जी का। थैंक यू वेरी मच रुचि मैडम। थैंक यू वेरी मच शिल्पा मैडम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष झाड्यापा। ये भी ठीक है का? यस रुचि मैडम, ठीक है। मेरा आवाज बराबर आ रहा है? परफेक्ट है सर। ओके। तो थैंक यू वेरी मच सभी को वेलकम करता हूँ। और आज के ऑर्गेनाइजर को मैं दिल से रियली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज ऐसा माहौल में भी आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आज का जो सब्जेक्ट है ये मेरा एकदम दिल का नजदीक वाला सब्जेक्ट है और आपके सबके सामने शेयर करने का मुझे मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा बोला जाता है, आपने सुना रहेगा, लाइफ जो है ना ये आइसक्रीम जैसा है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहिए, आपने सुना रहेगा। वैसा ही लाइफ जो है जाने से पहले एकदम मस्त आइसक्रीम जैसे जीना चाहिए, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा सेल्फिश नजर आ रहा है। अभी मोमबत्ती होती है, जो कैंडल होती है वो भी पिघलती है, जैसा आइसक्रीम पिघलती है वैसा मोमबत्ती भी पिघलती है। लेकिन मोमबत्ती क्या करती है, कैंडल क्या करती है, पिघलते पिघलते दुनिया को प्रकाश भी दे रही है, दुनिया को उजाला दे रही है। वैसे ही आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आज के जो ऑर्गेनाइजर है, ये सब
ये कैंडल का रोल कर रहे हैं, सभी के जीवन में प्रकाश डालने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं वापस एक बार उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है ये है हाउ टू फेस बिग लॉकडाउन। ये आज का सब्जेक्ट है, आप लोगों ने सब लोगों ने सुना रहेगा। मैं ये सोच रहा था कि ये लॉकडाउन कितना टाइम के लिए हो गया अभी तक, करीब अभी 22 तारीख को 3 महीना अप्रोक्सीमेटली होने को आ रहा है। अरे 3 महीने लॉकडाउन में आज बहुत लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होते हुए मैंने देखा। जो आज बहुत थोड़ा लोगों का इनकम बंद है, बिजनेस का भी बंद है, थोड़ा लोगों का सैलरी कम हो गया। इसके वजह से आज थोड़ा लोगों को तकलीफ होते हुए मैंने देखा। लेकिन मैं सोच रहा था 3 महीने का लॉकडाउन का तकलीफ हो सकता है, तो आगे का 30 साल का जो लॉकडाउन आने वाला है, जो रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, ये मैं जरा सोच रहा था। तो जिन्होंने ये 3 महीने का भी तैयारी किया उनको कोई तकलीफ नहीं है। अभी ये लॉकडाउन आने वाला था, पहले मालूम नहीं था, इसके लिए जिनका तैयारी था तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनका तैयारी नहीं था उनको तकलीफ हो गया। लेकिन आज का जीवन का सबसे बड़े लॉकडाउन के बारे में, किस तरह से उसका तैयारी करना, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आपको ये सेशन एकदम ध्यान से सुनना है। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर भी आपको देना है। इसके लिए आपको एकदम ध्यान से उसको सुनना पड़ेगा। हम लोग किधर भी जाते हैं, कोई भी जर्नी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेट डिसाइड करते हैं किधर जाने का, है ना। उसका तैयारी करते हैं, टिकट विकेट बुकिंग किया जाता है, कौन सा होटल में रहना, किधर रहना, ये सब हम लोग तैयारी करते हैं। और जिधर जाना है उधर का वो हिसाब से हम लोग बैग पैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मनाली जाना है, तो मनाली ये ठंड वाला ये है एरिया है, तो उधर जाने के लिए मैं बैग कौन सा पैक करूंगा, जो ठंडी के लिए काम आवे वैसा वाला बैग पैक करेगा। सपोज मुझे राजस्थान जाना है, तो उधर गर्मी है, तो वो हिसाब से मेरा बैग पैक करेगा। लेकिन तैयारी के बिना निकले तो तकलीफ हो सकता है ना। और हम लोग किधर भी जाना है तो उसका अपने को एड्रेस मिला, अभी सपोज मनाली जाना है तो मनाली का मेरे पास एड्रेस होना चाहिए, एंड एड्रेस के साथ साथ डायरेक्शन मिल गया तो हम लोग अच्छी तरह इजीली उधर पहुंच सकते हैं। यह मैंने क्यों बताया कि हमारा जो पूरा लाइफ है एक जर्नी है, और एक रिटायरमेंट ये भी उधर का एक डेस्टिनेशन आगे आगे का जर्नी है। उसका मैं एड्रेस भी बताने वाला हूं, उसका मैं डायरेक्शन भी बताने वाला हूं। आप बोलेंगे कि आपका ये तो 65 नजर नहीं आ रहा है, आपको कैसा मालूम ये एड्रेस, आपको कैसा मालूम है डायरेक्शन? क्योंकि मैं बहुत लोगों का प्लानिंग किया, आज करीब 5000 फैमिलीज का जो भी मैंने प्लानिंग किया, इसके बारे में अच्छी तरह स्टडी किया है मैंने, और उसमें से कुछ चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। मुझे जो बताना है, एक मैं स्टोरी अभी बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और मुझे जो बताना है पूरा मैसेज ये स्टोरी में छुपा हुआ है। और पूरा स्टोरी सुनने के बाद आपको बोलना है कि इसमें से क्या मालूम पड़ा। एक जगह पे ऐसा सिस्टम था कि इससे पब्लिक लोग जमा होते थे, एक एलिफेंट होता था, एलिफेंट ऐसा माला निकालता था और पब्लिक के ऊपर फेंकता था। जिसके गले में वो माला गिरती थी वो उधर का किंग बनता था। लेकिन किंग सिर्फ 5 साल के लिए होता था। 5 साल के बाद ये राज्य के बाहर एक जंगल होता था, जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था, और जंगल में एकदम डेंजर जोन था, उधर के हिंस्र पशु पक्षी उधर उनको मार डालते थे। ऐसा ही उधर सिस्टम था, उधर इलेक्शन विलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था। ऐसे ही एक के गले में माला डाल दिया गया और उधर का वो किंग बन गया, और 5 साल उसके कंप्लीट हो गए। जिस दिन उसके 5 साल कंप्लीट हो गए, उधर के सोल्जर्स आए उसको पकड़ के लेके जाने के लिए। कोई खुशी से नहीं जाता, तो सबको मालूम था उधर गया तो मरना, सबको मालूम था, तो उसको पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता था। लेकिन वो सोल्जर्स को बोलता क्या है, मुझे पकड़ के लेके जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद होके वो जंगल में जाने के लिए तैयार हूं। सोल्जर्स एकदम सरप्राइज हो गए, उनको लगा कि इसको मालूम नहीं रहेगा अभी क्या होने वाला है, या उधर का कल्पना करके ही ये पागल हो गया रहेगा, ऐसा सोल्जर्स को लगा। सोल्जर्स जा रहे थे, उसके पीछे वो किंग जा रहा था, उसके पीछे और भी सोल्जर्स थे। उधर की जनता, पब्लिक लोग एकदम सरप्राइजली देख रही थी कि राजा इतना खुशी से क्यों जाता है। वो राज्य क्यों कंप्लीट होता है, उसके बाद एक नदी होती थी, नदी क्रॉस करने के बाद वो जंगल होता था। नदी में
जो बोट बोट में आके राजा बैठा और बोट चलाने वाला भी सरप्राइज हो गया। और 5 साल में एक रोने वाले को मैं लेके जाता हूँ, इतना खुशी से बैठा क्यों? उसने राजा को बोला, आप दिखने में वैसे तो पागल तो नहीं लग रहे, आप में ऐसा कुछ तो रहेगा जिसके वजह से आप इतना खुशी से जाते होंगे। राजा ने बोला, आपने एकदम सही पहचाना, मैं सोच रहा था अभी तक किसी ने क्यों नहीं पूछा, आपने पूछा करके बता देता हूँ। जिस दिन मैं राजा बन गया ना, मुझे मालूम था 5 साल के बाद क्या होने वाला है। इसके लिए उसने क्या किया, पहले साल में अपने सभी सोल्जर्स को वो जंगल में भेजा और जंगल है ना पूरा क्लीन करके ले जाया, साफ करके ले लिया। उसके हाथ में पावर था, ये पावर का यूज करके पहले साल में ये काम करके ले लिया। दूसरे साल में उधर के जो मिनिस्टर लोग थे, मिनिस्टर लोगों को जंगल में भेजा और ये जंगल का एक सुंदर नगर में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका पूरा प्लानिंग करके ले लिया। तीसरे साल में उधर के जो अच्छे बिल्डर लोग थे, बिल्डर लोगों को जंगल में भेजा और जंगल में अपने लिए एक सुंदर राजमहल का निर्माण किया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब उधर तैयार करके ले लिया। चौथे साल में उधर के जो अच्छे व्यापारी थे, व्यापारी लोगों को जंगल में भेजा और उधर टैक्स फ्री जोन करके डिक्लेयर किया और पूरा व्यापार डेवलप किया। अनु राजा ने बताया, ये 5 सालों में वो जंगल का एक सुंदर नगर में मैंने कन्वर्ट किया है। इधर मैं सिर्फ 5 साल का राजा था, उधर का मैं लाइफ टाइम का राज्य बनने वाले हूँ और उधर की जनता आज मेरी राह देख रही है, इसके लिए मैं खुशी से वो जंगल में जा रहा हूं। स्टोरी मालूम पड़ा? ये स्टोरी से आपको क्या मालूम पड़ा, ये आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये स्टोरी से आपको क्या मालूम पड़ा, आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपने जो चैट बॉक्स में डाला है, प्लानिंग, बहुत लोग लिखते हैं प्लानिंग लिख रहे हैं, आप डाल दीजिए, बाद में आपको पढ़ता हूं। लेकिन पहले राजा ने क्या किया, राजा बन गया करके सिर्फ एंजॉय किया, आगे के बारे में नहीं सोचा। लास्ट के राजा ने क्या किया, अभी का भी सोचा, बाद का भी सोचा करके वो लाइफ टाइम का राजा बन गया। भारत देश में 22 से 25 में लोग कमाना चालू कर लेते हैं, आप लोगों ने भी किया रहेगा। 50-60 तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा खर्चा भी कर डालते हैं। बाद में अपने को भी जंगल में जाना है, जंगल मीन्स रिटायरमेंट लाइफ, जंगल मीन्स रिटायरमेंट लाइफ। रिटायर हो गए, हाथ में पैसे नहीं होंगे, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, उसका तैयारी अपने को पहले से करना पड़ेगा। ये स्टोरी से आप लोगों को मालूम पड़ा रहेगा। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है, आज भारत में कोई भी व्यक्ति 60 कंप्लीट करता है, उसका क्या कंडीशन है, ये मैं बोलने जा रहा हूं। और ये एक्चुअली सर्वे रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भारत देश का सर्वे किया और सर्वे में उनको क्या मालूम पड़ा, ये भी बताने जा रहा हूं। आज कोई भी व्यक्ति जॉब करती है या बिजनेस करती है या प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, 60 कंप्लीट हो गया, उनका क्या कंडीशन है, उसका ये रिपोर्ट है। आज इंडिया में 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, उसमें से 63% लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंड होते हैं। बच्चे लोग नहीं देख रहे तो वो हमारा कोई समाज वाला देखता रहेगा, तो वो देखते हैं, और समाज वाला भी नहीं रहेगा, ये लोग वृद्धाश्रम में है, ओल्ड एज होम में, ये 63% लोग ऐसे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 60 के बाद पैसे के लिए अपने को काम करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। 27% लोगों का डेथ होता है रिटायर्ड होने के बाद, लेकिन उसमें से 50% लोगों का डेथ एक ही रीजन से होता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं। आपने आजू बाजू में देखा रहेगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं करके डेथ हुआ, ऐसा आप लोगों ने सुना है कभी? मैं एक रियल एग्जांपल बताने जा रहा हूं। दादर में एक परिवार है जिसको मैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको मैं जानता हूं। दादर में एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियां। उनका जॉब जो था वो प्राइवेट में जॉब था। उन्होंने दोनों बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाया उनका लेवल के हिसाब से, और दोनों बेटियों का अच्छी तरह शादी करके दे दिया। अभी उनका एज 60, और उनको जो फंड मिला, प्राइवेट में काम करके जो फंड मिला था, उन्होंने बराबर इन्वेस्ट किया, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, और उसका जो इंटरेस्ट आता था उसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से जी रहे थे। उनका लाइफस्टाइल कोई हाईफाई नहीं था, एक जनरल लाइफस्टाइल उनका था, वो आराम से जी रहे थे।
लेकिन 2-3 साल के बाद, रिटायर्ड होने के 2-3 साल के बाद उनको हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया। और ये प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम चालू हो गया और दादर में एक हॉस्पिटल में उनको लेके गए, एडमिट किया गया। 7-8 दिन उनका ट्रीटमेंट उधर चला, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बाद में उनको रिकमेंड किया गया कुर्ला में कोहिनूर हॉस्पिटल, उधर करीब 22 दिन ट्रीटमेंट चला, उधर भी ठीक नहीं हुआ। उनको रिकमेंड किया गया ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और 1 महीना में करीब 10 लाख रुपया का उनका खर्चा हो गया। अभी ब्रिज कैंडी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी उनकी डिस्कशन चल रहा है उनके घर में। कौन बैठे डिस्कशन में? दोनों बेटियां बैठी है, दोनों दामाद बैठे हैं और ये डिस्कशन चल रहा है, ये ट्रीटमेंट हम लोग आगे करें या नहीं करें। ये रियल स्टोरी में बताइए आपको। आप मुझे बताइए, मेरा एज अभी 65, मैंने दुनिया के लिए जो चाहिए सब कुछ किया, परिवार के लिए जो चाहिए सब कुछ किया। अभी मुझे 65 के आगे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, उसका डिसीजन किसने लेना चाहिए? उसका डिसीजन मैंने लेना चाहिए। मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं लेगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो दूसरे लोग हमारा लाइफ का डिसीजन लेते हैं। 10 लाख तक का डिसीजन उनका खुद का था क्योंकि वो उनका पैसा था, लेकिन ये 10 लाख जब भी खत्म हो गया तभी उनका डिसीजन उनका नहीं होता है तो दूसरे लोगों ने उनका जीवन का डिसीजन लिया। मैं थोड़ा सा आगे पूछता हूं कि समझ के चलते ये व्यक्ति ठीक हो गया, समझ के चलते ये व्यक्ति ठीक हो गया, अभी घर पे आया, अभी जिएगा कैसे? अभी तो 10 लाख रुपए जो बैंक में उन्होंने रखा था उसका इंटरेस्ट के ऊपर उनका जो चल रहा था वो तो 10 लाख रुपए खत्म हो गया। इसके लिए मैं ये बोलता हूं कि हर एक 60 कंप्लीट करने में हर एक व्यक्ति का एक पेंशन होना बहुत बहुत जरूरी है। 5% लोग रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं, 5% लोगों को रिटायर होने के बाद काम करना पड़ता है। आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा, ज्यादातर अपने एटीएम सेंटर में सिक्योरिटी में जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग 60 के आगे वाले हैं, आप चेक करके देख लो। अभी मेरा मानना है कि 60 के बाद पैसे के लिए काम करना नहीं चाहिए। आपका हेल्थ अच्छा करने के लिए काम किया तो चलेगा, समाज सेवा करके काम किया तो चलेगा, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत देश में 5% लोगों को रिटायर होने के बाद भी काम करना पड़ता है। 4 आर इंडिपेंडेंट, सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के पैसे के ऊपर जी रहे, उनको ना बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ना उनको काम भी नहीं करना पड़ता है, अपने पैसे के ऊपर जीने वाले सिर्फ 4% लोग हैं। और इसमें ज्यादातर लोग जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनको पेंशन है, वो लोग इसमें ज्यादातर आते हैं। और 1% लोग वेल्दी है, 1% लोग अमीर लोग हैं। मतलब टाटा, बिरला, अंबानी जैसे इंडिया में खाली 1% लोग हैं। ये परिस्थिति इंडिया में ऐसा ही रहेगा, आप लिख के रखना पड़ता डायरी में। आज आपको बैठ के डिसाइड करना है आपको किस में आना है, आप किस में आना चाहते हैं। इसमें से ये परसेंटेज जो लिखा है ये परसेंटेज ऐसा ही रहेगा, आप किस में आना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप परसेंटेज डाल सकते हैं, आप किस में आना चाहते हैं आप लोग। बहुत लोगों ने लिखा कि मैं 4% में आना चाहता हूं, बहुत लोगों ने लिखा इंडिपेंडेंट, बहुत लोगों ने 1% भी लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज बहुत लोग 4%, 1% मतलब 5% में सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग उसमें आते नहीं है। 95% लोग उसमें आते नहीं। ये क्यों नहीं आ रहे? आज 60 इतना पैसा कमाने के बावजूद लोगों को ये 63% में लोग क्यों आते हैं? लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होना पड़ता है? उसके 5 रीजन है। ये मैं बोलता हूं कि ये बहुत बड़ा खड्डा है जो 60 के बाद लोग गिरते हैं। ये खड्डे में लोग क्यों गिर रहे हैं? उसके 5 रीजन अभी बताने जा रहा हूं। ये 5 रीजन अपने को समझ में आ गया तो ये खड्डे में हम लोग कभी भी नहीं गिरेंगे। तो ये 5 रीजन अपने को समझना भी पड़ेगा और अपने जो नजदीक के लोग हैं उनको बताना भी पड़ेगा। पहला रीजन है ये खड्डे में गिरने का कि 60 का आगे का जर्नी के बारे में बताने वाले बहुत लोग, कम लोग हैं। ये जर्नी के बारे में ज्यादातर लोग बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? कि ये बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। लोग लॉन्ग टर्म का तैयारी के बारे में सोचते नहीं। ये पहला रीजन निकला। आप चेक करके देखना आपका पोर्टफोलियो,
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट 60 से पहले के लाइफ के लिए किया रहेगा। आप चेक करके देखना, ज्यादातर लोग, हम लोग ने बताया भी ना 60 का आगे का, लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहिए, 5 साल का प्लानिंग चाहिए, 10 साल का प्लानिंग चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। और इसके वजह से ये खड्डे में लोग गिरते हैं। ये पहला रीजन निकला। दूसरा रीजन निकला कि 25 से लेके 60 उम्र तक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। हम लोगों ने जब भी जीवन का शुरुआत किया तभी से लेके 60 उम्र तक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, और लोगों को कौन सा चीज पहला करना, कौन सा चीज बाद में करना, ये मालूम नहीं पड़ता है। लोग अपने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये दूसरा रीजन निकला। आप चेक करके देखना, आपने अपने बारे में क्या किया। बच्चों के लिए जो चाहिए वो किया रहेगा, अपने बारे में सोचा नहीं रहेगा। अपने मम्मी डैडी को पूछ के देखना, उन्होंने उनके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं आपको। आपके लिए जो चाहिए उन्होंने किया, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा। ये दूसरा रीजन निकला। तीसरा रीजन निकला, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। और मराठी में बोलते हैं स्वभावाला औषध नहीं। बहुत लोग हमको बोलते हैं 60 उम्र के बाद जिएगा, इसका क्या गारंटी, ऐसा बोलते हैं। तभी का तभी सोचते हैं अभी तो लाइफ एंजॉय कर लो, ऐसा बोलते हैं। और जिन्होंने आज बोला वही लोग आज जी रहे हैं, और उनके पास आज पैसे नहीं है, आज उनको तकलीफ हो रही है। जीना मरना अपने हाथ में नहीं है। चौथा रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये रीजन से लोग खड्डे में गिर रहे हैं। ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। लोग प्लान पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों करते हैं? उनको कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पैसे का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? समझने के लिए टाइम नहीं है। और ये दो मेन रीजन से लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। लोग जो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। जिन्होंने प्लान पोस्टपोन किया उनके जीवन में 99% प्लान बनता नाही। मराठी में बोलते हैं नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज बाद में बोलता है होता नहीं है। इसके लिए मैंने एक नियम किया मेरे जीवन के लिए, अच्छा चीज को बाद में कभी बोलना नहीं, खराब चीज जल्दी करना नहीं। लेकिन लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, खराब चीज जल्दी जल्दी करते हैं, अच्छा चीज सोच सोच के करते हैं। इसके लिए मैं किसी को हम लोग प्लान पोस्टपोन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। अभी आपका कोई ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो सपोज आपको पीछे लगता है कि 60 का आगे का जर्नी के लिए तैयारी कर लो, ऐसा बोलता रहेगा, वो आपका जीवन का सबसे अच्छा दोस्त है। आप उसको समझ सकते हैं। और लास्ट जो रीजन है, ये आपको इस प्रकार का जो कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो पीछे लग के करवा के ले ले, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता नहीं। इसके लिए बहुत लोगों का प्लान नहीं बनता है। तो अपने पास एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पीछे लगने वाला व्यक्ति हो। कोई रीजन से आपका रिलेशन के वजह से वो सपोज पीछे नहीं लग रहा है, तो आपको बोलना है कि आप मेरे पीछे लग के ये 60 का आगे का जर्नी का तैयारी कर लो, बोलना पड़ेगा। और वो पीछे लग रहा है तो आपको समझना है ये आपका जीवन का सबसे अच्छा आपका दोस्त है। ये 5 रीजन के वजह से लोग ये 63% में आते हैं, मतलब ये खड्डे में गिर रहे हैं। ये 5 रीजन अपने को अच्छी तरह समझ के ये खड्डे में गिरने का अपने को समझना नहीं पड़ेगा। और हमारे जो नियर नजदीक वाले जो लोग हैं उनको ये बोलना भी पड़ेगा। अभी हमारा जो लाइफ है, किसी का बर्थ होता है और एक न एक दिन डेथ होता है, ये हमारा लाइफ है। ये लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। ये लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। किसी का बर्थ होता है और 25 तक का जो लाइफ है, ये फर्स्ट स्टेज है लाइफ का। 25 to 60 ये लाइफ का सेकंड स्टेज है। और 60 से लेके भगवान जी लाइफ दिया है, ये जीवन का थर्ड स्टेज है। ये पहला स्टेज में जो पहला स्टेज होती है उसमें पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स के इनकम के ऊपर हमारा चलता है 0 to 25। 25 to 60 ये जो स्टेज है, इसमें हमारा खुद का इनकम चालू हो जाता है। इनकम चालू भी होता है, इनकम बढ़ता भी है। ये जो लाइफ स्पैन है हमारा ओन इनकम से चलेगा। लेकिन 60 से लेके जो भगवान ने जो लाइफ दिया है, ये किधर से चलेगा? 25 से लेके 60 उम्र तक जो भी पैसा आपने बचाया है, वो कॉर्पस फंड और पेंशन के ऊपर ये जीवन चलेगा। लेकिन आप ये देखना 0 to 25 में खाली 25 साल है,
ये 25 साल का स्पैन है, 25 to 60, ये 35 साल का स्पैन है, 35 इयर्स का, और 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया है ये 40 इयर्स का स्पैन है। सबसे ज्यादा टाइम इधर है 60 to 100, सबसे लॉन्ग जर्नी 60 to 100 है। तो इसका तैयारी कितना अच्छी तरह करना पड़ेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे इतना लंबा लाइफ हो सकता है क्या? हो सकता है। उसके 4 रीजन है। 4 रीजन से आज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। पहला रीजन है लाइफ स्पैन बढ़ने का, आज बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन अवेलेबल है जो पुराने जमाने में नहीं होता था। आज कोई भी प्रॉब्लम देखो उसके ऊपर मेडिसिन अवेलेबल है। आज जो प्रॉब्लम जो चालू है बाहर उसके ऊपर भी अभी मेडिसिन ढूंढने का चालू है, और एक बार मेडिसिन आ गया तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन के वजह से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। दूसरा, बेस्ट क्वालिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। आज इंडिया में भी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फॉरेन कंट्री में भी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके वजह से अच्छा प्रॉब्लम को, बड़े बड़े प्रॉब्लम को उसको सॉल्यूशन मिलता है ये बेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से, जिसके वजह से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। तीसरा रीजन है अवेयरनेस। आज बहुत लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखना चालू किया है। आज रामदेव बाबा जी का प्रोग्राम देखना कि बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं। आज कितना जिम में आप देख लो पूरा फुल रहता है, सब लोग अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। आप पार्क में देखो बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन आप उधर जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आज लोग अपना हेल्थ का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, जिसके वजह से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है वो मेडिक्लेम। आज बहुत लोगों ने अपना अच्छा सा मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखा है। मेडिक्लेम का पॉलिसी रखने से क्या होता है कि टेंशन कम होता है। कल कोई भी ऐसा आ गया हॉस्पिटल में एडमिट होने का, बड़ा बिल का किसी को टेंशन नहीं होता है, और टेंशन कम होने से लाइफ बढ़ता है। टेंशन कम होने से लाइफ बढ़ता है। ये 4 रीजन से आज लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, और उसका तैयारी अपने को पहले से करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 4 रिटायर्ड हो गए लोगों का इंटरव्यू लिया। मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं कि ये ABCD ऐसा उनका नाम दे देते। वो 6 महीने के बाद वो रिटायर होने वाले थे। मैंने ए अंकल को पूछा, अंकल आप 6 महीने के बाद रिटायर होंगे, आप क्या करोगे? ए वाले अंकल बोलते हैं, जीवन में जो जो चीज मैंने नहीं किया वो सब चीज मैं अभी करेगा, लाइफ पूरा एंजॉय करेगा, ऐसा ए अंकल बोल रहे। बी अंकल को पूछा कि अंकल आप वो 6 महीने के बाद रिटायर होंगे, आप क्या करोगे? बी अंकल बोलते हैं, मैं आराम का जिंदगी जीऊंगा, बहुत मजा करने के लिए उतने तो पैसे नहीं है मेरे पास में, लेकिन आराम का जिंदगी जी सकता हूं, उतने पैसे मेरे पास में है। सी अंकल को पूछा, अंकल आप रिटायर होंगे, आप क्या करेंगे? सी अंकल बोलते हैं, मुझे मालूम है मैं रिटायर होने वाला हूं, लेकिन मुझे राइट गाइडलाइन नहीं मिला, और मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था, जिसके वजह से मैं पैसा बचा नहीं पाया। इसके वजह से रिटायर होने के बाद मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, और आपके पास जॉब रहेगा है तो आप मुझे बता दो, ऐसा सी अंकल बोलते हैं। और डी अंकल को पूछा, अंकल आप 6 महीने के बाद रिटायर होंगे, आप क्या करोगे? डी अंकल बोलते हैं, वो रिटायरमेंट का नाम भी आप मेरे सामने मत लेना, मुझे बहुत तो डर लग रहा है, क्योंकि आज अभी मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। 6 महीने के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे पूरा अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, वो रिटायरमेंट का नाम भी आप मेरे सामने मत लेना, ऐसा डी अंकल बोलते। अभी चारों का एज समान था, चारों ने आंसर अलग अलग क्यों दिया, ये आगे का प्रेजेंटेशन में आपको मालूम पड़ेगा। हम लोग 2 काम कर रहे हैं। आज का जनरेशन जो है, जिन्होंने जॉब करना चालू किया, या कोई भी व्यक्ति मिलती है, हम लोग उनको बचत करने का आदत लगाते हैं फर्स्ट, और फ्यूचर में आने वाले जिम्मेदारी का तैयारी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके माइंड में डालते हैं कि आपको रिटायरमेंट का तैयारी करना है, 60 का आगे का जर्नी के लिए तैयारी करना चाहिए। ये हम लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन 25 वाले को बोला, राजा इसका तैयारी कर लो, 60 का आगे का जर्नी का तैयारी कर लो, तो ये 25 वाला क्या बोलता है मैं आपके सामने रखता हूं। 25 वाला बोलता है
कि अभी जस्ट हम लोगों ने जॉब का शुरुआत किया, मैं जॉब का जस्ट शुरुआत किया ना, आप आगे जरा रुको, थोड़ा लाइफ एंजॉय भी करने दो। ये रिटायरमेंट के लिए बड़ा टाइम है, बड़ा 35 साल है, हम लोग करेंगे, आगे करेंगे, और आपको मैं बाद में बुला लेता हूं, ऐसा 25 वाला बोलता है। 30 वाले को हम लोग बोलते हैं, राजा अभी तो चालू कर लो, अभी तो चालू कर लो, 5 साल तो निकल गए। लेकिन 30 वाला क्या बोलता है, अभी मेरा शादी का मैं तैयारी देख रहा हूं, थोड़ा सेटल हो जाता हूं और बाद में आपको बुला लेता हूं, ऐसा 30 वाला बोलता है। 35 वाला क्या बोलता है, 35 वाले को बोलता हूं तो बोलता है कि अभी घर में बाबू आ गया, घर में लक्ष्मी आ गई, उसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी है परिवार के लिए, वो निभा देता हूँ और बाद में मैं आपको बुला लेता हूँ और उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट का तैयारी कर लेते हैं, ऐसा 35 वाला बोलता है। 40 वाले के पास पहुंचा तो 40 वाला क्या बोलता है कि आज मिसेस बोल रही है कि मुझे कार चाहिए, आज ट्रेन का बहुत सारा तकलीफ है ना, किधर भी जाना रहेगा तो टैक्सी का तकलीफ हो जाती है, तो एक कार होना चाहिए और एक कार ले लेता हूँ, परिवार का विश कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको बुला लेता हूँ, बाद में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, ऐसा 40 वाला बोलता है। 45 वाले के पास पहुंचता हूँ तो 45 वाला बोलता है कि आज तक हम लोग छोटा घर में रहे, अभी थोड़ा परिवार बड़ा है, जरा मैं बड़ा घर लेना चाहता हूँ और सभी परिवार का सभी मेंबर का इच्छा है कि बड़ा घर चाहिए और वो सब लोन बिन का मैं चक्कर में हूँ और ये एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ और बाद में मैं आपको बुला लेता हूँ, ऐसा 45 वाला बोलता है। 50 वाले के पास पहुंचता हूँ तो 50 वाला बोलता है कि मेरा बेटा बोलता है मुझे डॉक्टर होना है, मेरी बेटी बोलती है मुझे पायलट होना है, ये मैंने सोचा ही नहीं था और हमारे जमाने में इतना तो खर्चा नहीं था, अभी बड़ा खर्चा है इसमें, तो उसका सब मैं तैयारी कर लेता हूँ, कुछ भी कम रहेगा तो मुझे लोन भी करना पड़ेगा इसके लिए, तो ये सब होने के बाद मैं मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको बुला लेता हूँ, आपको ही बुलाएगा, ऐसा बोल 50 वाले बोलते हैं। 55 वाले के पास पहुंचता हूँ, 55 वाला बोलता है आप मुझे बताना, सच्ची में बताना, बेटी की शादी इंपॉर्टेंट है कि मेरा रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बेटी को रख सकते हैं ऐसा, पहला एक बार बेटी का शादी होने दो, बाद में मैं आपको बुला लेता हूं, ऐसा 55 वाला बोलता है। और 60 वाले के पास पहुंचता हूं तो 60 वाला बोलता है आपने बहुत लेट कर दिया, आपने बहुत लेट कर दिया, आपने पहला आना चाहिए था रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, ऐसा 60 वाला बोलता है। मैं तो आया था ना, मैं तो आया था ना, किया आपने ही नहीं ना, आपने पोस्टपोन किया ना। आज ये खड्डे में गिरने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। जो चीज कोई भी पोस्टपोन करते हैं वो 99% बनता नहीं, लेकिन ये पोस्टपोन करने से जीवन में क्या उसका इफेक्ट आया, ये आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये कोई प्लान नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी व्यक्ति महीने का 10,000 रुपया बचत करती है अपने 60 के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो उनको कितना पैसा मिलता है वो आप इधर चेक कर देख सकते हैं। कोई व्यक्ति महीने का 10,000 रुपया बचाता है, लेकिन उसने 25 में चालू किया बचाना, तो जब भी उसका 60 बनता है उनके पास 1,42,00,000 रुपीज तैयार होता है, लेकिन उसने क्या किया, पोस्टपोन किया। 30 वाले ने किया तो उसके पास खाली 1 करोड़ बनता है। 5 साल डिले किया, 5 साल लेट किया, लेकिन 42 लाख रुपीस कम मिलता है। 35 वाले ने किया तो उसके पास खाली 69 लाख रुपीस होता है। तो कितना नुकसान होता है, इसको कॉस्ट ऑफ डिले बोलते हैं, लेट करने का कॉस्ट उसको बोलते हैं। 40 वाले ने किया तो खाली 46 लाख रुपीस बनता है। 45 ने किया खाली 29 लाख रुपीस होता है। 50 वाले ने किया तो खाली 16 लाख रुपया होता है। 55 वाले ने किया खाली 7 लाख रुपया होता है और 60 के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इधर तक समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यस, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यस। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं आपको, ये 4 अंकल के बारे में जो बताया था ना, 4 अंकल वाला, आप ये इसमें अंकल आप ढूंढ सकते हैं। ये 25 और 30 वाले ने जो चालू किया ना, ये ए वाले अंकल है। ए वाले अंकल कौन है, 25 और 30 में जो चालू करते हैं वो ए वाले अंकल है। 1,42,00,000, 1 करोड़ मिलेगा तो जीवन में जो जो चीज चाहिए कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये ए वाले अंकल है। ये
35, 40, 45 वाले जो है ना, ये बी वाले अंकल है। आराम का जिंदगी जिएगा जो बोल रहे हैं ना, ये बी वाले अंकल है। 69 लाख रुपीज, 46 लाख रुपीज, 29 लाख रुपीज, इतना पैसा रहेगा तो बहुत मजा नहीं कर सकता है, लेकिन आराम का जिंदगी जी सकता है। ये बी वाले अंकल। सी वाले अंकल कौन से? ये 50 और 55 वाले जो है ना, वो सी वाले अंकल है। 16 लाख और 7 लाख रुपया मिलेगा तो अभी हॉस्पिटल का ही खर्चा आपको बताया कितना लगता है, तो उनको काम तो करना ही पड़ेगा। वो सी वाले अंकल है। और वो 60 वाला जो व्यक्ति है वो डी वाला अंकल है, जिसको डार्क डार्क नजर आ रहा है, उसके हाथ में पैसे ही नहीं है ना, वो काम भी नहीं कर सकता है, वो डी वाला अंकल है। अभी मेरा सवाल आपको ये है, आपको कौन सा अंकल बनना चाहते हैं? आप ए वाला अंकल बनना चाहते हैं, बी वाला अंकल बनना चाहते हैं, सी वाला अंकल बनना चाहते हैं, क्या डी वाला अंकल बोलना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और भगवान आपको तथास्तु बोलेगा और वो लाइफ आप जी सकेंगे। आज बहुत लोग इधर डाल रहे हैं कि मुझे ए वाला अंकल बनना है। बहुत अच्छा लगा कि भगवान तथास्तु बोलेगा, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। खाली सोच के नहीं चलेगा, उसका तैयारी भी पहले से अपने को करना पड़ेगा। आप जब भी 60 क्रॉस करेंगे, आपके पास दो चीज होना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ रहेगा, ये याद रखना। आज से लेके 60 तक हम लोग बहुत मेहनत करें, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपने पास बहुत कुछ हम लोग एसेट्स जमा भी कर रहे हैं। साथ साथ दो चीज आपके पास होना चाहिए, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और पेंशन होना चाहिए। एक रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए। रिटायरमेंट फंड इमरजेंसी के लिए है, पेंशन जीने के लिए है। आपने मेहनत करके जो भी एसेट्स क्रिएट करेंगे उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए, तो रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। लेकिन ये फंड को रास्ता निकल सकता है। आज बहुत लोगों को मैंने देखा, रिटायर्ड हो गया, हाथ में अच्छे पैसे आए, 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट फंड आया। लेकिन 5 साल के बाद मैं जाता हूं तो उनके पास वो फंड होता नहीं। किधर जाता है? कल बेटा बोलता है घर लेने के लिए मदद करो, कल बेटी की शादी करना है। और बहुत लोग रिटायर्ड होने वाले लोगों को नजर लगा के बैठते हैं कि ये व्यक्ति कभी रिटायर्ड होती है, उसका बेनिफिट हम लोग कैसा ले सकते हैं। एक फंड खत्म भी होता है तो आपके पास एक पेंशन होना बहुत बहुत जरूरी रहता है। और पेंशन का मतलब क्या है? पेंशन का मतलब जो आज तक आपने सुना नहीं रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। पेंशन मतलब 1 तारीख हो गया, बैंक में गए, शटर ओपन हो गया, अकाउंट देखा, हस्बैंड वाइफ को उनकी लाइफस्टाइल चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए। अपने को किसी को कंपेयर नहीं करना है, किसी को दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। आपका जो 60 का जो लाइफस्टाइल है वो चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए। उसका तैयारी पहले से करना पड़ेगा, नहीं तो कितना कॉस्ट लगता है मैंने आपको बताया। लेकिन आज बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग, हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टी लेके रखी है, ये प्रॉपर्टी मतलब मेरा कॉर्पस है और उसका जो रेंट आता है ये मेरा पेंशन है, ये चलेगा क्या? ऐसा बहुत लोगों ने मुझे पूछा। मैं आपको उसका रियल आंसर देने वाला हूं, लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूं ये चलेगा क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मतलब मेरा कॉर्पस है और रेंट बोलेगा तो मेरा पेंशन है, ये चलेगा क्या? मयूरी मैडम बोल रहे हैं नो, धीरज बोल रहे हैं नो, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने लिखा नहीं है, उनको मैं बताने जा रहा हूं। इनको सभी को मैं सहमत हूं कि ये रेंट जो है पेंशन करके नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी कॉर्पस नहीं करके नहीं चलेगा। उसका रियल रीजन मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये प्रॉपर्टी जो है ना, उसके ऊपर आपका हक कभी तक? जब तक आपका इनकम है तब तक। ये रेंट आपके हाथ में कब तक? जब तक आप इनकम करते तब तक। अब आपका इनकम बंद हो गया, जिसके पास मनी पावर होता है उसको ये रेंट आएगा। आपने बनाया हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कंट्रोल हो सकता है, सब जगह होता है ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने जो आज तक देखा इस तरह से होता है। तो ये रेंट आपके ही पास आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो रेंट जो है एक एडिशनल इनकम करके चलेगा, लेकिन अपने पास पेंशन होना बहुत बहुत जरूरत है। पेंशन होना ही चाहिए। ये फर्स्ट रीजन है, मैं बोलता हूं कि ये चलेगा नहीं। दूसरा रीजन है कि मैंने बहुत लोगों को देखा
उन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, है ना, लेकिन रेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है ना। आज ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोगों का रेंट नहीं मिल रहा है। मैंने मेरा 2 प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल तौर के ऊपर बोलता हूं, रेंट पे दिया। एक घर था एक्स्ट्रा, वो रेंट पे दिया, एक ऑफिस था, मैंने रेंट पे दिया। लेकिन 8 महीने से मुझे दोनों ने रेंट नहीं दिया। ये लॉकडाउन पीरियड की वजह से नहीं। अच्छा, क्यों नहीं दिया? उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके वजह से नहीं दिया। अब ये रेंट के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूं, मेरा अलग से इनकम है, लेकिन मेरा एज 65 होता, मेरा एज 70 होता और वो रेंट के ऊपर मैं डिपेंड होता तो मुझे तकलीफ हो सकती है। अभी मैं क्या कर सकता हूं कि सपोज एक फोन करके मैं दोनों को निकाल सकता हूं। अभी वो सपोज रेंट नहीं दे रहे तो एक फोन के ऊपर उनको मैं निकाल सकता हूं, लेकिन 70 वाला व्यक्ति इस तरह से कर नहीं सकता है, उसके पास उतना पावर नहीं होता है। इसके लिए रेंट के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते। एंड लास्ट रीजन बोलता हूं, मैं 2 साल पहले ऐसा हुआ था, मुझे राइट व्यक्ति नहीं मिला था जिसको मैं रेंट के ऊपर दे सकूं। किसी को तो निकाल के नहीं दे सकते प्रॉपर्टी, तो जिसके वजह से करीब 1.5 साल मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर खाली गया, मुझे रेंट नहीं आया। लेकिन 65 वाले को ऐसा हुआ तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी का रेंट पेंशन करके नहीं चलेगा, अपने को उसका तैयारी करना पड़ेगा। अभी और बहुत लोग मुझे ये बोल रहे हैं, हमारे बच्चे के ऊपर हम लोगों ने इतने अच्छे संस्कार किया है, ये बच्चा मेरा बोलेगा तो मेरा कॉर्पस है, मेरा बेटा बोलेगा तो कॉर्पस है, मेरा बेटा बोलेगा तो मेरा पेंशन है, मेरा बेटी बोलेगा तो मेरा कॉर्पस है, मेरी बेटी बोलेगा तो मुझे पेंशन है। ये चलेगा क्या? आप आंसर दे सकते हैं, मेरा व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। अजय जी बोलते हैं नो, हेमंत जी बोलते हैं नो। आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस है लगता है, लेकिन जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको मैं मेरा व्यू में आपके सामने रखता हूं कि ये इसके लिए नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, ये मम्मी डैडी है और वो क्या बोल रहे हैं, मैंने जो भी कुछ किया मेरे बेटे के लिए किया, मेरी बेटी के लिए किया और वो मुझे संभालेगा, उसके ऊपर मैंने अच्छे संस्कार भी दिए और वो मेरा अच्छा वाला बेटा है। ये बेटा भी बहुत अच्छा वाला बेटा है। वो बेटा बोलता है आपके जैसा ही है, वो बोलता है मम्मी डैडी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं आपके लिए, आपके जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। ये जो बेटा है ना, महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, लेकिन ये ₹1,00,000 क्यों कमा रहा है? ये बेटा जो महीने का ₹1,00,000 क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उसके बच्चे 2 चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ड्रीम देख रहे हैं, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, पायलट होना, ये ड्रीम देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी ये बेटे की है। ये जो पैसा ₹1,00,000 कमाता है ना, इनका ड्रीम अचीव करने के लिए उसको चाहिए रहता है। लेकिन मम्मी डैडी क्या बोलते हैं, आप मुझे भी देखो, तो उसमें से उनको मम्मी डैडी को पैसा देना पड़ता है। मतलब ये मम्मी डैडी अपना बेटे का पैसा लेते नहीं है, पोते का भविष्य का पैसा लेते हैं। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पोते को तो देना चाहिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, ये हमारे मम्मी डैडी को बिल्कुल मालूम नहीं था। उनको देखना ये हमारा पूरा जिम्मेदारी है, उनको देखना अपना पूरा जिम्मेदारी है। उनके लिए जो चाहिए हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग हमारे बच्चे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहेंगे। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड हो गया तो उनका जो फैमिली है, उनका जो इसमें हम लोग डिस्टर्ब करेंगे। अपने को करना नहीं चाहिए ऐसा, अपना खुद का प्लानिंग होना चाहिए। हमारे पास रिटायरमेंट फंड भी होना चाहिए, हमारे पास पेंशन भी होना चाहिए। इसके लिए तैयारी अपने को करना पड़ेगा। ये पेंशन का तैयारी, रिटायरमेंट फंड और पेंशन का तैयारी करने के लिए आज भारत देश में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। भारत देश में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक जो ऑप्शन है, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का रिलेटेड कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? जिसमें आप शेयर्स खरीद सकते हो और म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन होता है इसमें। दूसरा ऑप्शन है जो रेपो रेट रिलेटेड होता है, बैंक रिलेटेड होता है। मतलब इसमें क्या कर सकता है, जो आरबीआई है उसका कंट्रोल इसका होता है। तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, आप पीपीएफ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों में क्या है, मैं बोलना चाहता हूं, बाद में तीसरे ऑप्शन के ऊपर आता हूं। थर्ड ऑप्शन जो है वो इंश्योरेंस रिलेटेड है,
जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है। मैं तीनों ऑप्शन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रिटायरमेंट के लिए चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इसमें क्या है कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है, लेकिन बहुत सारा रिस्क भी है। जिधर ज्यादा रिस्क होती है उधर रिटर्न मिलने का चांस भी है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा इधर होता है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि 60 में 1 करोड़ रुपया चाहिए। उसका सपोज आज एज 40 है और उसने डिसाइड किया 1 करोड़ मुझे चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, और उसने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, और जब भी वो 60 बनेगा, आज जैसा मार्केट डाउन हो गया वैसा मार्केट डाउन हो गया, तो ये 1 करोड़ का उसका 1.25 करोड़ मिलने का भी चांस है, लेकिन 1 करोड़ का 25 लाख मिलने का भी चांस है। तो 25 लाख हो गया तो क्या करेंगे? आज जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज उनका पोर्टफोलियो में देखना कि 30-40% उनका माइनस है। लेकिन आज कोई व्यक्ति माइनस हो गया तो उसके पास इनकम है तो वापस वो कर सकता है, लेकिन 60 एज वाला व्यक्ति वापस बैक नहीं आ सकता है। उसको मालूम पड़ा मेरा 1 करोड़ के बदले 25 लाख रुपया मिला, मैं वापस उसका एज 55 हो नहीं सकता है, वापस उसका एज 40 नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरा मानना है रिटायरमेंट प्लानिंग कभी भी रिस्क लेके करना नहीं चाहिए, ये मेरा व्यू है। दूसरा है रेपो रेट रिलेटेड जो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये जो चीज है उसमें क्या है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट रिस्क नाम की चीज होती है। अभी आपने फिक्स एफडी में डाल दिया, रिकरिंग डिपॉजिट किया, उसमें क्या है कि उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो गारंटेड नहीं होता है। मतलब क्या है, आज रेपो रेट मैं पहला बोलना चाहता हूं कि रेपो रेट मतलब क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो रेट से पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और वो इंडिया का करेक्ट रेट है। अभी ये रेपो रेट जो है ना सन 2014 में 14.5% था, सन 2000 में 14.5% था, आज ये 4% के ऊपर आ गया, और इसके 1% ज्यादा बैंक में अपने को एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आज बैंक में आप एफडी रखोगे खाली 5% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये सन 2000 में करीब 20 साल पहले 14.5% था। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या है, सपोज मेरे पास 1 करोड़ है, वो 20 साल पहले उसके ऊपर 14.5 लाख रुपया पेंशन मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन 2011 में उसके ऊपर 8.5 लाख रुपया ही मिलना चालू हो गया, क्योंकि रेट इंटरेस्ट रेट कम हो गए। बाद में 2016 में देखते हैं तो 6.5 लाख ही मिलता था, आज देखते हैं तो खाली 5 लाख रुपया मिलता था। मतलब जिधर 14.5 लाख किधर 5 लाख, तो आज खाली 5-6 लाख रुपया मिलता है 1 करोड़ के ऊपर। 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या हो गया, 15 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। जो फॉरेन कंट्री, जो डेवलप कंट्री में है, सो सब इंडिया में होगा। डेवलप कंट्री में इंटरेस्ट रेट 1%, 2% ऐसा चलता है। इसके लिए मुझे ऐसा मैं बोलना चाहता हूं कि रेपो रेट रिलेटेड में प्लानिंग में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, आप लोग को गारंटेड चाहिए, जिसमें गारंटेड जो भी ऑप्शन होता है उसमें हम लोग करेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग अपना अच्छा हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन मैंने बताया वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको जो ऑप्शन चाहिए आप सोच समझ के सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ना शेयर मार्केट रिलेटेड है, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है, या बैंक का जो रेपो रेट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो रिटर्न है उनके प्रॉफिट के ऊपर है। और आज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 64 इयर्स हो गए, एवरी ईयर प्रॉफिट कर रही है। वर्ल्ड का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आज तक कभी भी लॉस नहीं किया, ये फर्स्ट पॉइंट। और प्रॉफिट जो कर रही है एवरी ईयर इंक्रीजिंग प्रॉफिट कर रही है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट कर रही है। ये फर्स्ट रीजन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा रीजन है कि इसमें जो रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है।
आप भाई बाकी जगह किधर भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उसका जो रिटर्न आएगा वो टैक्सेबल आता है। जो रिटर्न आएगा टैक्स डिडक्ट होगा, वो लोग डिडक्ट करेंगे या आपको इनकम में दिखा के टैक्स भरने को आएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जो रिटर्न आता है वो टैक्स फ्री आता है। तीसरा रीजन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेक्ट रिटर्न देती है, ना ज्यादा देती है ना कम देती है, करेक्ट रिटर्न देती है। मतलब जो रेपो रेट चलता है उसके आधार के ऊपर वो जो रिटर्न होता है उसको करेक्ट रिटर्न बोलते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देती है। जिसके वजह से आज 64 इयर्स LIC को हो गए और अगले 200-300 साल LIC चलने वाली है। इसके लिए LIC करेक्ट रिटर्न देती है। जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी आए, बहुत लोगों को पैसे डूबे, उसका मेन रीजन है बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया। बहुत ज्यादा रिटर्न देने की वजह से वो कंपनी डूब गई, जिसके वजह से रिटर्न भी गया और ओरिजिनल भी गया, प्रिंसिपल भी गया। एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेक्ट रिटर्न देने की वजह से इधर किधर भी तकलीफ नहीं है। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस कवरेज इनबिल्ट होता है। जो मेन परिवार का मेन सदस्य होता है उसका जीवन का सुरक्षा कवच इसमें इनबिल्ट हो जाता है। अलग से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्लानिंग में ही अपना इंश्योरेंस कवर हो जाता है। ये 4 मेन बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करने के। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो ऑप्शन चाहिए, जो ऑप्शन सूट करता है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। आज 45 एंड अबव वाले ने क्या क्या गलती किए थे जिसके वजह से आप उनको थोड़ा सा तकलीफ है, या आज जो लोगों ने लाइफ चालू किया, मतलब जो कमाना चालू किया, वो गलती नहीं करते तो उनके जीवन में कितना बेनिफिट होता है, ये प्रेजेंटेशन से मालूम आपको पड़ेगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। 45 to 65 ये जो एज होती है ये हाईएस्ट जिम्मेदारी वाला एज है। लाइफ में ज्यादातर जिम्मेदारी 45 to 65 में आती है, लेकिन 25 में अपना जितना इनकम है उससे कई गुना ज्यादा इनकम 45 में हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी इतना ज्यादा बढ़ती है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत लोग लोन करते हैं। लोन इतना ज्यादा किया जाता है कि उसका EMI बहुत लोग टाइम पे नहीं भर पाते। उनको भरना नहीं है, ऐसा नहीं, भरना है, लेकिन ये जिम्मेदारी की वजह से इतना EMI हो जाता है वो टाइम पे भर नहीं सकते। EMI टाइम पे नहीं भरा तो वो अकाउंट को NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। यानी अकाउंट NPA हो गया तो हमारा सिबिल रिकॉर्ड खराब होता है। सिबिल रिकॉर्ड खराब हो गया तो फ्यूचर में कोई भी लोन मिलने के लिए तकलीफ होती है। ये सब 45 to 65 में होते हुए मैं देख रहा हूं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मिलके ये प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं। अभी समझिए 25 साल का बेटा या बेटी है, उसका नाम सपोज हम लोग यक्स रखते हैं। सपोज मैं यक्स को बोलता हूँ, राजा ये 45 to 65 ये प्रॉब्लम है और ये जिम्मेदारी का आप पहले से तैयारी करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। सपोज आपको इधर 1 करोड़ की जरूरत है। 1 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं है, आज का 10 लाख रुपया और 20 साल का 1 करोड़ रुपया समान है। सपोज आपको 1 करोड़ की जरूरत है तो आज हर महीना 20,000 रुपया आप साइड में करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होता है। लेकिन यक्स बोलता है, वो सपोज कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, वो बोलता है कि 20,000 रुपए साइड में करके 1 करोड़ कैसा बनता है। तो उसको मैं समझा रहा हूं, 20,000 इंटू 12 इंटू 20 करते हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 48 लाख। इसमें 52 लाख रुपए से इंटरेस्ट मिलेगा। मैं आज का एक 7% से मैंने कैलकुलेशन किया, 52 लाख रुपए से इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होता है और आप ये जिम्मेदारी के लिए रेडी बनते हो और साथ साथ आप 52 लाख से रिच बनते हो, आप 52 लाख से अमीर बनते हो। ये अकाउंट यक्स ने किया, यक्स जो अच्छा वाला बेटा या बेटी है उन्होंने वो अकाउंट किया, ऐसा समझ के चलते हैं। अभी यक्स का एक फ्रेंड है, उसका नाम है वाई को भी ये मैंने सब बताया और ये बताया कि आपका जो फ्रेंड है यक्स ने भी ये अकाउंट किया है, आप भी कर लो। तो भाई क्या बोलता है मालूम है, हमारा जो एज है ये बचत करने वाला एज नहीं है। हमारे मम्मी डैडी ने किया रहेगा, हाँ हम थोड़ा लाइफ एंजॉय करेंगे और आप जो बोल रहे हैं ना बाद में करेंगे।
नंतर म्हटलं की अंतर पड़तं, बाद में बोला तो होता नहीं, तो एक्स ने अकाउंट नहीं किया, लेकिन वो करे नहीं करे, उसका तो एज बढ़ रहा है ना, एज तो बढ़ रहे हो। 20 साल के बाद ये बना 45, मतलब उसका जिम्मेदारी का एज चालू हो गया। अभी एक्स के पास 1 करोड़ रुपया आया, वाई के पास 1 करोड़ रुपया नहीं आया। वाई क्या करेगा? भाई 1 करोड़ रुपया लोन लेगा, काय के लिए? जिम्मेदारी है ना सामने, इसके लिए 1 करोड़ रुपया लोन लेगा। 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख का ईएमआई भरेगा। 1 लाख इंटू 12 इंटू 20 करेगा, भाई 2 करोड़ 40 लाख रुपया भरेगा। 1 करोड़ तो उसने वापरा, ये उसको माइनस कर लेता हूं, तो 1.4 सीआर वो इंटरेस्ट का भरेगा, ब्याज का भरेगा। किधर से भरेगा? हमारा इनकम, मेहनत का कमाई से ही भरेगा। मतलब ये भाई जो है 1.4 सीआर से पुअर बन गया, 1.4 सीआर से गरीब बन गया। यक्स 52 लाख से रिच बन गया, भाई 1.4 सीआर से पुअर बन गया। अब ये स्टोरी इधर खत्म नहीं हो रहा है, रियल स्टोरी इधर चालू होती है। अभी दोनों का एज है 45, अभी दोनों का एज है 45। अभी मैं भाई के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं, राजा मेरा पहला बात माना होता तो आज आपका परिस्थिति थोड़ा अलग होता, आपने मेरा बात माना नहीं, लेकिन ये चीज को मैं वापस दोहराता नहीं। अभी मेरा दूसरा बात मानो, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस में बोलता हूं, 20 साल के बाद आप बनेंगे 65। और ये एज है, ये एज में कोई किसी को मदद नहीं करना चाहता। मैंने उसको गीता कपूर जी का एग्जाम्पल बताया, जिन्हें 100 से भी ज्यादा फिल्म में काम किया, बच्चे लोग हॉस्पिटल में छोड़ के निकल गए। मैंने रेमंड के जो ओनर है सिंघानिया साहब का, उनको एग्जाम्पल बताया, आज 12,000 करोड़ के ओनर है, लेकिन महीने का 7 लाख रुपया दे दो करके आज कोर्ट में गए हैं। ये एग्जाम्पल उनको मैंने बताया और उसको बताया, राजा कम से कम ये जर्नी का तैयारी कर लो। लेकिन भाई क्या बोलता मालूम है? आप 20 साल पहले जब भी मिले थे ना, तभी मेरा एज कम था। आप क्या बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी मैच्योर्ड हूं, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास 1 करोड़ का लोन है, मैं 1 लाख रुपया महीने का कैसा भरने का, उधर मैं दिमाग लगा रहा हूं। और आप कितना भी अच्छा बोलेंगे, मेरे से ये नहीं होगा, ऐसा भाई बोलेगा। भाई कुछ गलत बोल रहे हैं, भाई तो सही बोल रहे हैं। मैं एक्स के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं, राजा लास्ट टाइम मेरा आपने बात माना करके, आप देखो लाइफ क्या मस्त चल रहा है। अभी मेरा दूसरा बात मानो, 65 का आगे का भी जर्नी का तैयारी कर लो। तो यक्स क्या बोलेगा? यक्स बोलेगा, मैं तो रेडी था, आप किधर थे? मैं आपको तो ढूंढ रहा था, मैं महीने का 1 लाख रुपया बचत कर सकता हूं, ऐसा यक्स बोलेगा। अभी मजा देखना, भाई भी 1 लाख रुपया साइड में कर रहा है, यक्स भी 1 लाख रुपया साइड में कर रहा है, लेकिन भाई लोन ईएमआई के लिए, लोन इंस्टॉलमेंट के लिए साइड में कर रहा है। यक्स बचत के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए कर रहा है। 1 लाख इंटू 12 इंटू 20 करेगा तो यक्स के पास 65 एज में 5 करोड़ रुपया तैयार होता है। 5 करोड़। भाई के पास कितना होता है? भाई के पास कुछ नहीं होता है, भाई सब लोन में खत्म करके बैठता है। अभी 65 एज में भाई के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे के ऊपर डिपेंड होना। दूसरा ऑप्शन, शरीर साथ नहीं देता है तो भी काम पे जाना। तीसरा ऑप्शन, वृद्धाश्रम में जाके रहना। ये 3 ऑप्शन भाई के पास है। और यक्स एकदम राजा जैसी जिंदगी जीता है, एक ही रीजन से, उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें किया था, उसने स्टार्टिंग में कुछ चीजें किया था। यक्स ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा जमा किया, तकलीफ हो गया जीवन में, अपना इनकम में से 20,000 रुपए साइड में करने के लिए तकलीफ था, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा जमा किया, जिंदगी भर मजा किया, जमा का उल्टा हो गया, मजा किया। लेकिन भाई ने क्या किया? स्टार्टिंग में थोड़ा सा मजा किया, लेकिन जिंदगी भर सजा हो गया, जिंदगी भर सजा हो गया। मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, आपको यक्स बनना है कि वाई बनना है? आपको यक्स बनना है कि वाई बनना है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत लोगों ने भी लिखा मुझे यक्स बनना है, जिनको जिनको बोला उन्होंने भी मुझे बोला मुझे यक्स बनना है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन। मेंटल डिसीजन सब लोग ले सकते हैं, प्रॉब्लम किधर है? फिजिकल डिसीजन में प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है। मेंटल डिसीजन मतलब क्या होता है मैं बोलता हूं। समझिए स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट है, टीचर ने पूछा डॉक्टर कितना स्टूडेंट को बनना है,
डॉक्टर कितना स्टूडेंट को बनना है, सब लोग हाथ ऊपर करेगा, सर मुझे डॉक्टर बनना है, उसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करना पड़ता है ना, उसको फिजिकल डिसीजन बोलते हैं। फिजिकल डिसीजन में फेल हो जाते हैं। फिजिकल डिसीजन में पास होना पड़ेगा। फिजिकल डिसीजन में पास होना पड़ेगा मतलब अपने को स्टार्टिंग से 60 का आगे का जर्नी का तैयारी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही बचत करना पड़ेगा। और हर एक जन, ये 20,000 का लिए एग्जाम्पल था, हर एक जन अपना बजट के हिसाब से उसका तैयारी कर सकते हैं। मैं एक लास्ट में बोलना चाहता हूं कि आज ये लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने 2-3 वर्ड बहुत ज्यादा सुनाई दिया। कौन से ये वर्ड थे? एक, सोशल डिस्टेंस सुना था इसके पहले भारत देश में, आपने जो सुना था सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। दूसरा, मास्क। मास्क खाली डॉक्टर वो नर्सेस हो ये पहनते थे, लेकिन आज सब लोग मास्क के बारे में बात करें। और तीसरा है सैनिटाइजर। ये 3 वर्ड अपने को ज्यादा सुनाई दिया। ये वर्ड 60 उम्र के बाद भी लग सकते हैं जिन्होंने प्लानिंग नहीं किया। मैं वापस बोलता हूं, ये तीनों वर्ड 60 उम्र के बाद भी लग सकते हैं जिनका प्लानिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंस मतलब क्या है? जिनके पास 60 उम्र के बाद पैसे नहीं होंगे, जिनके पास 60 उम्र के बाद पेंशन नहीं आएगा, उनके पास लोग सोशल डिस्टेंस रखेंगे। अपने पास कोई आएगा नहीं, सोशल डिस्टेंस रखने वाले। मास्क मतलब क्या? जिनके पास पेंशन नहीं है, जिनके पास मनी पावर नहीं है, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा। तो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाएगा, मास्क भी यूज किया जाएगा, लेकिन ये दोनों से बचना है तो अपने पास सैनिटाइजर मतलब हमारे पास पेंशन होना चाहिए, हमारे पास कॉर्पस होना चाहिए। इसका तैयारी, ये सैनिटाइजर का तैयारी हम लोग पहले से करके रखते हैं तो हमारा जो 60 का जो आगे का लाइफ जो है एकदम मस्त जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैंने जो बातें किया ये सब चीज फाइनेंस रिलेटेड बातें हैं, लेकिन ये फाइनेंस रिलेटेड बातें हैं। और आज मैंने ये देखा कि किसी को ना हेल्थ का जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें से 95% प्रॉब्लम है ना ये फाइनेंस रिलेटेड होते हैं। 5% प्रॉब्लम अलग होते हैं। और 95% प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल गया तो अपना लाइफ एकदम मस्त हो सकता है। लेकिन आज किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, लोग डॉक्टर का सलाह लेते हैं। किसी को लीगली प्रॉब्लम होगा, लोग एडवोकेट का सलाह लेते हैं। हमारे घर में पूजा होती है तो लोग पंडित को बुलाते हैं। लेकिन पैसे के बारे में कुछ भी करना रहेगा, ज्यादातर लोग अपने मन से करते हैं। मैं सोच रहा था इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंस, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग, लोग अपने मन से क्यों करते होंगे? ये थोड़ा स्टडी करने के बाद मुझे मालूम पड़ा मेडिकल नॉलेज न होने के कारण लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग खुद दवा ले लेते हैं। लीगल नॉलेज न होने के कारण लोग एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन पैसे का नॉलेज स्कूल में जाने वाले एक स्टूडेंट को भी होता है। एक 10वीं का विद्यार्थी है या 10 साल का एक विद्यार्थी है, उसके हाथ में 100 रुपया दिया, क्या करने का उसको मालूम पड़ता है। बड़ा होने के बाद उसको लगता है मुझे सब कुछ मालूम है। वो अपने मन से करता है। अपने मन से करना, एक्सपर्ट एडवाइस लेके करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर का रिनोवेशन करना है, मुझे घर का इंटीरियर करना है, मुझे भी आइडिया है, लेकिन मैंने करना और इंटीरियर डेकोरेटर के बुला के करना, इसमें फर्क होता है। सपोज मैंने किया तो क्या होगा? थोड़ा लोग बोलेंगे अरे ये थोड़ा कलर मैच बराबर मैच नहीं हो रहा है, ये सोफा इधर नहीं होना चाहिए था, ये शोकेस इधर हुआ तो ज्यादा अच्छा लगता था, ऐसा ही बोलेंगे। लाइफ के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फाइनेंस में इधर इधर हो गया, उसका इफेक्ट लाइफ के ऊपर आता है। इसके लिए मुझे लगता है कि अपने पास एक एक्सपर्ट एडवाइजर होना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइज लेके अपना प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जिन्होंने आपको बुलाया वो एक्सपर्ट एडवाइजर है, उसके पास, उसका एज के ऊपर आप मत जाना। हो सकता है एज में आपसे कम हो, लेकिन उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारा पढ़ाई किया रहता है। लेकिन आज मैंने ये भी चेक किया, आज गूगल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अपना प्लानिंग खुद का करने का, खुद दिमाग लगाने का देख रहे हैं। लेकिन मैं आज एक लास्ट एग्जांपल बनने जा रहा हूं।
आप कितना भी फाइनेंस में एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप कितना भी फाइनेंस एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपका प्लानिंग, आपके पास एडवाइजर क्यों होना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइजर क्यों होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। अभी ये जो सामने जो दिख रहे हैं, ये डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी है। ये सामने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो फोटो नजर आ रहे हैं, वो डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी है। अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में डालना, कितना लोग डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को जानते हैं? जानते हैं तो आप यस डाल दो, नहीं जानते हैं तो आप नो डाल दो। आप जानते हैं तो यस डाल दो, नहीं जानते हैं नहीं तो नो डाल दो। आज बहुत लोगों ने नो डाला, मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है। वो आपने नो क्यों डाला वो भी अभी बोलने जा रहा हूं। डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट थे, वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट थे। बाला साहब ठाकरे साहब का भी बाईपास उन्होंने करवाया था। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े व्यक्ति ये हो सकते हैं। और उनका एक सपना था, भारत देश में बॉम्बे में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिनके हार्ट के ऊपर कम रेट में, कम पैसे में हर एक व्यक्ति का इलाज हो जाए। आज जो हार्ट के ऊपर बड़ा खर्चा होता है ना, वो कम करके कम रेट में उसके ऊपर इलाज हो जाए, ऐसा उनका सपना था। और उसके ऊपर उनका काम चलता था। उनका एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का उसका काम चालू था। वो दिन रात उसके ऊपर काम कर रहे थे। डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी, उनको नीतू मांडके करके जानते थे। ये बहुत अच्छे इंसान थे, उनका दिल एकदम अच्छा वाला था, लोगों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। और दिन रात उसके ऊपर उनका मेहनत चल रही थी। लेकिन उनका बैड लक, 42 एज में हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया। 42 एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और उनका जो सपना था वो सपना ही रह गया। और उनका जो हॉस्पिटल है, उनका जो सपने वाला जो हॉस्पिटल है, वो अंबानी ग्रुप ने खरीद लिया। और आज ये हॉस्पिटल को आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल के नाम से आप देख रहे हैं। ये जो सपना था डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी का था। लेकिन आज उनका जो उधर नाम होता तो आप उनको जानते थे, आप हाँ बोलते थे, यस लिखते थे। लेकिन आज उनका उधर नाम नहीं है करके आपने नो लिख दिया। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मेरा सवाल यह है, डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को हार्ट कैसा चलता वो मालूम था क्या? नहीं मालूम था? डेफिनेटली मालूम था। हार्ट को प्रॉब्लम आया तो क्या करने का मालूम था क्या? नहीं मालूम था? डेफिनेटली मालूम था। हार्ट को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए मालूम था क्या? नहीं मालूम था? डेफिनेटली मालूम था। फिर भी हार्ट अटैक क्यों आया? फिर भी हार्ट अटैक क्यों आया? उनका एक छोटा सा गलती हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया होता। अभी बहुत डॉक्टर जॉब भी करते हैं, अलग अलग जगह जॉब भी करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट में। समझिए, सपोज एक डॉक्टर को 1 लाख रुपया सैलरी है, तो डॉक्टर मांडके जी ने बोला कि मैं आपको 2 लाख रुपया सैलरी देता हूं, आपका एक ही काम है, मेरा हार्ट का ख्याल रखना, हार्ट का ख्याल रखना। मैं मेरे काम में बहुत बिजी हूं, आप मेरा हार्ट का ख्याल रख लो, बस ये आपका काम है। एक ऐसा डॉक्टर को अपॉइंट किया होता, शायद डॉक्टर बच जाते। लेकिन लेकिन ये करने का रह गया, इसके लिए उनका डेथ हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। आज ये मैंने आपको क्यों बताया, आज फाइनेंस में बहुत लोगों के अटैक आते हुए मैंने देखा। अच्छा अच्छा पैसा कमाने वाले को आज 60 के आगे तकलीफ होती है मैंने देखा। आज रेमंड के ओनर को भी तकलीफ होती है मैंने देखा। तो मुझे लगता है हम लोग कितना भी एक्सपर्ट होंगे तो भी अपने पास एक एक्सपर्ट एडवाइजर होना चाहिए, उनका एडवाइस अपने को लेना चाहिए, अपना फाइनेंस के ऊपर ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, और उनके पास से अपना पूरा प्लानिंग करके लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और हमारा जो पूरा लाइफ का जो भी प्लानिंग है वो अच्छी तरह उसके वजह से हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो अभी तक मुझे जो बताना है ये टाइम में मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं रियली दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छी तरह मुझे सुन लिया। और मुझे जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके यस नो में आपने आंसर भी दे दिए। और पूरे ऑर्गेनाइजर ने आज जो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आज एकदम दिल का करीब वाला सब्जेक्ट के बाद बात करने के लिए आपने मौका दिया करके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ कि आप सेशंस में बने रहे। अभी हम एक 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जिनको भी क्वेश्चन है उनके सामने जो एक तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो, या आपके यहाँ पे आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। अगर आप हाथ जहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखता होगा एक रेज यूर हैंड करके, अगर आप हाथ रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। गौरी साउंड, नाइस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लानिंग ऑफ आवर लाइफ। ओके, अभिषेक जी है, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। किसी को क्वेश्चन है तो आप रेज यूर हैंड, वहां पे आपको एक बटन है, वहां बटन दबा सकते हो, तो जिससे हम आपको क्वेश्चन पूछने का आपको चांस देंगे। या किसी को चैट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी के पास में क्वेश्चन नहीं है, आपको जो लगता है, जो भी क्वेश्चन है आप फ्रीली पूछिए। आपको RM प्रभु जी है, अच्छे से आपको गाइड करेंगे। अभी तक मैंने जो भी बताया उसके आधार के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी रहेगा, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका मैं आंसर दे सकता हूं। या बाहर किसी फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो शॉर्ट में हो सकता है, उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। आई थिंक तो सर क्वेश्चंस नहीं है किसी के भी। तो एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड। आपका मैं बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, है ना। हर एक का इनकम अलग अलग है। आपका इनकम कितना भी होने दो, किसी का महीने का 25,000 रुपया सैलरी होने दो, किसी का महीने का 2 लाख रुपया सैलरी होने दो, ये इनकम का क्या करना, इसमें से कितना खर्चा करना चाहिए, कितना सेविंग करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। उसका एक थंब रूल बताने जा रहा हूं जो सबको मालूम पड़ेगा। आपका इनकम का 30% आपको घर का जो खर्चा होता है ना, खर्चा करने के लिए अलाउड है। आपका जो मंथली जो खर्चा होता है वो इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% आप EMI दे सकते हैं। घर का जो EMI होता है, या कार का EMI हो सकता है, या पर्सनल लोन का EMI हो सकता है, वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% लाइफस्टाइल के लिए साइड में करना, लाइफ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, स्टार्टिंग में लाइफ एंजॉय नहीं किया, लेकिन मैं ये बोलता कि लाइफ थोड़ा एंजॉय भी करो, उसके लिए 10% साइड में करना चाहिए। और आपका इनकम का 30% मिनिमम सेविंग करना चाहिए। 30% इनकम आपका बचत में जाना चाहिए। 30% में से 10% शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 5 साल तक का जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए 10% रखना चाहिए, और 20% लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 3 चीजें आती है, आपका बच्चों का एजुकेशन, बेटी की शादी, और आज जो हम लोगों ने जो सब्जेक्ट डिस्कस किया वो रिटायरमेंट। इसके लिए आपका इनकम का 20% साइड में करना चाहिए। लेकिन आज बहुत लोगों ने क्या किया कि जो लोगों को जो खर्चे 30% की जगह 40%, 50%, 60% हो गए, जिसके वजह से सेविंग नहीं हो रहा है। तो उनके लिए एक रूल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ऐसा करेंगे ना कभी भी पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि जितना इनकम बढ़ता है ना, खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो इनकम में से सबसे पहले सेविंग को माइनस कर लो और बचे हुए पैसे के ऊपर खर्चा कर लो। ऐसा करेंगे ना हमारा प्लानिंग अच्छी तरह हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सेकंड क्वेश्चन काय होता गणेश सर? सर हा एकच क्वेश्चन आला होता, आणि दुसरा क्वेश्चन आता ऍक्च्युली यांनी एक धीरज गुप्ता जी जे आहेत त्यांनी विचारले की आय एम प्लॅनिंग फॉर स्मॉल बिझनेस बट इन प्रेझेंट माय सॅलरी इज लेस देन हाऊ आय स्पेंड. तर याचा काही संबंध याच्याबरोबर तर काही दिसत नाहीये. डेफिनेटली इम्प्लीमेंट. ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सपोज बिजनेस भी करना चाहते हैं, सपोज ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, उसको कैपिटल के लिए आज बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान अवेलेबल है जो आपको कैपिटल के लिए हेल्प कर सकते हैं। यह दूसरा चीज आपको जो मैंने बताया ना, 30% में से, गणेश आवाज येतो जरा थांबा,
आपका जो मैंने बताया, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान है वो आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका इनकम का 10% आप साइड में कर लो, जो आप बिजनेस के लिए यूज कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो बोला था वो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। जो 20% है वो फ्यूचर के प्लानिंग के लिए बिल्कुल आपको टच नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन था? हाँ, गौरी सावंत इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी हाउ कैन वी इन्वेस्ट मोर फॉर फ्यूचर और अर्न मोर, नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा बिजनेस, इतना कम सैलरी में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, आज जो सबसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे प्रॉब्लम क्या है, लोगों का हैबिट का प्रॉब्लम हो जाता है। सेविंग करना, हाँ, अच्छा हैबिट में एक सेविंग करना एक हैबिट है, वो पहला लगाना पड़ेगा। आपका इनकम में से जितना हो सके उतना पहला साइड में करना चालू करो। मैं बोलता हूँ कि सर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमाती है और उसको पूरा का 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ 10,000 में भी 1,000 रुपया आप साइड में कर लो। 1,000 रुपया साइड में करके उसका एक आदत लगा दो। ये पहला मैं बोलना चाहता हूँ, ये आपको बचत करने का आदत लग गया है ना, और बाद में अपने को थोड़ा सा इनकम बढ़ाने का भी सोचना पड़ेगा, है ना। आज बॉम्बे में मिनिमम 25,000 रुपया खर्चा है। आपको एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों ये करेंगे ना, मिनिमम 25,000 रुपया खर्चा है, तो आप बचाने का थोड़ा तकलीफ हो सकती है। इसके लिए अपना इनकम सोर्स आप बढ़ा सकते हैं। और मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि इनकम बढ़ाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। आज जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप गणेश सर को मिल सकते हैं, शिल्पा मैडम को आप मिल सकते हैं, और उनको इनकम बढ़ाने का भी वो आपको अच्छी तरह आइडिया आपको दे सकते हैं। What are the other benefits? आप, एक क्वेश्चन आया है, मैंने अभी पढ़ा कि हम लोग जो बचत करेंगे वो LIC वाला बताया क्या उन्होंने? LIC में जो इन्वेस्टमेंट करती है उसमें और क्या क्या बेनिफिट्स है, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है गणेश जी? ओके। अभी सपोज मैं महीने का 10,000 कोई भी अमाउंट आप बोल लो, आप किधर भी इन्वेस्ट करो, अपने को एक ही चीज मिलती है। सपोज मैं उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दूं, मुझे क्या मिलेगा? उसमें उधर जो रिटर्न है 6% 7% वो रिटर्न मिलेगा। मैं PPF में डाल दूं, मुझे क्या मिलेगा? वो 6-7% का रिटर्न मिलेगा। मैं SIP कर दूं, क्या मिलेगा? मुझे मार्केट के ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा। इतना ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप जब भी वही EMI, वही इंस्टॉलमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास से करते हैं, उसमें आप करीब 7-8 चीज बाई कर सकते हैं। सबसे पहला आपका सेविंग हो गया, दूसरा चीज राइट जगह पे सेविंग हो गया। लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी आज कोई लेना नहीं चाहता है। आप लॉन्ग टर्म, आप बैंक में जाके बोलना मैं 5 लाख का एफडी देता हूं, मुझे 20 साल के बाद मिले, ऐसा करके दे दो। कोई लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी लेगा नहीं, क्योंकि RBI ने सभी बैंकों को बताया इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, और कितना डाउन होगा कभी मालूम नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी लेने का नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी लेते हैं। आपका 20 साल का प्लानिंग चाहिए तो करेगा, 35 साल का प्लानिंग चाहिए तो करेगा, है ना। और आप 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखना, बाकी सब जगह पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न डाउन हो गया। 10 साल में चेक करो, रिटर्न डाउन नहीं हुआ, 6-7% रिटर्न दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और वही रिटर्न आपका प्लानिंग में मिलेगा। साथ साथ टैक्स में बेनिफिट मिलता है। आप कोई इनकम टैक्स पेयर है तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। आज कोई 30% स्लैब में है, आप किधर भी इन्वेस्ट किया, सपोज उसको 10 लाख रुपया मिला इंटरेस्ट, एक एग्जांपल बोलता हूं, तो 30% उसको टैक्स भरने को जाएगा। लेकिन इसमें जो मिलेगा 100% टैक्स फ्री मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना जीवन का सुरक्षा कवच होगा, जीवन का लाइफ का सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से आपका हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये देश के विकास के लिए भी आपका हेल्प हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडिया के लिए होता है, भारत देश का ग्रोथ के लिए किया जाता है इसमें। और उसमें भारत देश के ग्रोथ के लिए आपका भी, तो मराठी में बोलते हैं ना, खारीचा वाटा बोलतात ना, तसं तुमचा खारीचा वाटा याच्यामध्ये होऊन जाईल। अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन है, Vivo 1909X, उनका नाम नहीं है वहां पे। वो बोलते हैं कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ हर महीना, पास में मेडिक्लेम है, मेरे पास में टर्म इंश्योरेंस है,
हाँ। एमआईएनसी फंड मैंने रखा है, तभी भी मुझे एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? इम्पोर्टेंट है क्या मेरे लिए इन्वेस्ट करना? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 चीजों के लिए कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक, बच्चों का एजुकेशन, रिस्क नहीं होना चाहिए। आपको जो अमाउंट है गारंटेड होना चाहिए। और कोई भी आप किधर भी सब म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं डालो, लेकिन उसमें आप मिनिमम गारंटेड कुछ मांगो उनके पास से, जिधर गारंटी है वर्ड होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन है कंपलसरी है, बेटी की शादी कंपलसरी है, और खुद का सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिटायरमेंट। ये तीनों चीजों को गारंटी होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन अभी सब एजुकेशन के लिए, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आपको लोन मिलेगा, आप लोन करके ये सब कर सकेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार आपका 60 हो गया, आप बैक नहीं आ सकते। तो ये 3 चीजों के लिए कभी रिस्क मत ले लो। और बाकी सब कुछ जो भी, सपोज आपको टूर करना है, आपको सेकंड घर लेना है, आपको कार लेना है, ये सबका प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड थ्रू कर सकते हैं। और बाकी इसका जो प्लानिंग है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से होना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि सपोज टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, एक एग्जांपल बोलता हूं, आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया और म्यूचुअल फंड में डाला। म्यूचुअल फंड में क्यों डाला? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों का एजुकेशन के लिए, बेटी के लिए, शादी के लिए। और किसी का सपोज एक्स व्यक्ति ने ये किया और सपोज उसका डेथ हो गया, अभी सपोज ये 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, 50 लाख उनके पास आया, ये करेगा क्या? ये फैमिली मेंबर को ये 50 लाख रुपए हैंडल करने को मालूम भी होना चाहिए। आज बहुत लोगों को मैंने देखा, पैसा आया, जितना जल्दी आया उससे जल्दी वो खत्म भी हो गया। ये पहली बात, ये पैसा किधर न किधर खर्चा हो सकता है, कोई ना कोई उसका यूज कर सकता है। तो बाद में जब भी आपके लिए एक्चुअली बच्चों का एजुकेशन का चाहिए था, वो टाइम में पैसा कभी रहे, किधर मिलेगा? ये पहली बात। दूसरा, आप बोलेंगे नहीं हम लोग ना बैंक में एफडी करके रखते हैं। बैंक में एफडी करेंगे तो उसको जो रिटर्न आता है, एक तो टैक्सेबल आएगा, सेकेंड, पहला 20 साल पहले 14% था, अभी 6% हो गया। 5 साल के बाद क्या होगा? 10 साल के बाद क्या होगा? उसको तो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसमें। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो भी प्लान, ये 3 चीजों के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसमें गारंटेड ये वर्ड होना चाहिए, और बाकी सब प्लानिंग हम लोग म्यूचुअल फंड थ्रू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है भूषण सालियन जी का। वो बोले कि मिडिल क्लास लोगों ने उनको होता है कि थोड़ा रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा अगर रिटर्न अच्छा चाहिए तो? मैं बोलता हूं कि मिडिल क्लास लोग, मतलब जिनके पास पैसे कम है, उनको तो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा एडवाइस है। अभी जिनके पास बहुत पैसा है, सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है एक्स्ट्रा, वो मैंने शेयर मार्केट में डाला या किधर भी रिस्क में डाला, क्योंकि जिधर जितना ज्यादा रिस्क है उधर रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस है ना? तो 1 करोड़ का मेरा 2 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ का मेरा 25 लाख हो सकता है। लेकिन 25 लाख हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और इन्वेस्टमेंट है, मुझे कोई नहीं फर्क। लेकिन मिडिल क्लास लोग तो जिनका इनकम कम है, वही इनकम के ऊपर उनको सब करना है, तो उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको सेफ गेम करना चाहिए। और इनकम बढ़ने के बाद आप चाहिए तो रिस्क ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। और आप सेफ, लोगों ने क्वेश्चन, गणेश जी, सेफ में मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि एक चीज करते हैं 10 चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टूर को जाता हूं, मेरे पास 10 बैग है, 10 बैग लेके जा रहा हूं, तो एक आधा बैग मिस होने का चांस होता है, ये याद रखना। 10 बैग रखेंगे, एक आधा बैग मिस होने का चांस है। लेकिन मजबूत में एक बैग रखता हूं या मजबूत में 2 बैग साथ में रखता हूं, तो मिसप्लेस नहीं होगा। तो एक जगह पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, तो 10 चीज आप एक ही में बाई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग 10 चीज अलग अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इन्वेस्टमेंट ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम यहाँ पे समय की पाबंदी होने की वजह से हम यहाँ पे सेशन को रोकते हैं, और ओवर टू नितिन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गोरिल्ला, फाइनेंशियल एडवाइजर LIC फॉर इंडिया।
सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय देके ये सेशन अटेंड किया। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर मिसेस शिल्पा सर्जिने मैम का, जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, और मैं शतशः आभारी हूँ हमारे गुरुवर्य श्री RM प्रभुदेसाई सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सबको दिया। सर ने इस सेशन का नाम ही सोचा था कि हाउ टू फेस बिग लॉकडाउन। दोस्तों, हम सब ने ये लॉकडाउन पीरियड देखा, काफी मुश्किलें हमें इसमें आई, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था उस लॉकडाउन का जो हमें हमारे रिटायरमेंट लाइफ में आने वाला है। सर ने हमें आज जो आफ्टर लॉकडाउन का जो सर्वे का रिपोर्ट बताया इंडिया का, और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा कि आप लोग कौन से परसेंटेज में आना चाहिए, तो हम सबका जवाब था कि 1% में हमें आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हर कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन जैसे सर ने हमें बताया कि आज से, अभी से अगर हम अपने रिटायरमेंट का अच्छा सुविधा करें तो एटलीस्ट हम गारंटीडली उन 4% लोगों में आ सकते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी मर्जी से जी रहे। दोस्तों, आज आपको जिन्होंने इस सेशन में इनवाइट किया है वो आपके शुभचिंतक हैं। आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, आपके जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, यही उन सब की आशा है और इच्छा भी है। आप उनके संपर्क में रहिए और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड जो भी सुविधा चाहिए या जो भी क्वेरीज आपकी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का ये सेशन हम इसी प्रार्थना के साथ यहीं पर संपन्न करते हैं कि परमपिता परमात्मा आप सभी को आनंद, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।